जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम के पॉलिटी के डिटेल सिलेबस के बारे में और कौन कौन सी बुक जो है आपको रेफर करनी चाहिए पॉलिटी की प्रिपरेशन के दौरान। दोस्तों, ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है हमारी ब्रूटल सीरीज का, जिसमें हम ऑनेस्टली बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से कि आपका क्या सिलेबस है और उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो आज तक सीएपीएफ की कम्युनिटी में किसी भी टीचर ने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले मुझे बहुत दुख है दोस्तों, इतनी अच्छी वीडियोस, इतनी डेप्थ की एनालिसिस वीडियो बनाने के बाद भी जो है बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई मसालेदार वीडियो बना के लाई जाए कि एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 नंबर ले आओ, 180 नंबर ले आओ, 200 नंबर ले आओ, उन वीडियोस पे शायद 10-10 हजार व्यूज आते हैं। बट ये वीडियोस जो इतने काम की वीडियोस है, जिनके बारे में किसी ने आज तक बात भी नहीं की है, इनको देखने वाला ही कोई नहीं है। मतलब काफी बुरा फील होता है। 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स तो हमारे चैनल पे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ 600 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। लेकिन इतना कंफर्म है, जितने भी लोगों ने देखा है सबने जो अप्रिशिएट किया है इस वीडियो को, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज जैसे ही वीडियो डले उसको तुरंत जो है पूरा का पूरा वीडियो जो है देखिए, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मैंने डिस्कस की हैं वो सब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। ठीक है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, जो मल्टीपल टाइम फेल हो चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है आपका, और फ्रेशर स्टूडेंट जो आने वाले टाइम पे जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं सीपीएफ एग्जाम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो है किन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी? ऑब्वियसली ये वीडियो जो है फ्रेशर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जो अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन उसके अंदर हैं, या फिर ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे दिया है बट अच्छे से नहीं दे पाए थे, लास्ट के दिनों में फॉर्म भर दिया बस और जाके देने चले गए एग्जाम। और दूसरा, रिपीटर्स जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल रहेगी। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटी आपको काफी जो है आसान लगेगी और आने वाले एग्जाम में जो आपका आएगा उसमें आपको काफी अच्छा जो है स्कोर आपको देखने को मिलेगा आपका पॉलिटी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले पॉलिटी का एनालिसिस कर लेते हैं कि सीपीएफ एग्जाम में एक्चुअली में पॉलिटी का क्या स्टेटस आजकल चल रहा है, कितने क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 125 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था सीपीएफ 2024 का, उसमें 9 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। 2023 में आपके 11 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 9 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 14 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे, 19 में 13 क्वेश्चन, यहाँ पे 18 क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे पूरा 2021 के बाद जो है क्वेश्चंस में काफी ड्रॉप आपको देखने को मिला है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार 9 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं, 9 में से भी 3-4 क्वेश्चन इधर उधर के यूपीएससी पूछेगा तो क्या ही फायदा है पॉलिटी को पढ़ने का। एक चीज मैं यूपीएससी की बता देता हूं, यूपीएससी जो है बहुत बदमाशी करता है दोस्तों। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा बोर्ड लगता है यूपीएससी जो घुमा घुमा के आपको लेटाता है। पता है, होता है ना कि बहुत बार आप जब चक्कर काट लेते हो एकदम से संभला नहीं जाता, एकदम से गिर जाते हो, तो वो काम है यूपीएससी का। एक साल तो एक सब्जेक्ट को इतना ऊपर उठा देगा कि सारे बच्चे उसी सब्जेक्ट के पीछे लग जाएंगे, नेक्स्ट ईयर उसको इतना नीचे पटक देगा कि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। सेम आपका देखोगे आप करंट अफेयर के साथ, जैसे 2022 में इन्होंने 28 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे थे, नेक्स्ट ईयर नॉर्मल वही 12-13-15 पे आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो पॉलिटी को जो है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जो मेजर 4-5 सब्जेक्ट है आपके, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब जो है मेजर सब्जेक्ट आपके जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अमंग दो सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये आपका एनालिसिस है। अब आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इस डिबेट में जाना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। रीजन बिंग, हमें तो प्रिपेयर करना ही है। ठीक है, अनदर थिंग, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जो किसी कोचिंग के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते, चाहे वो स्टडी फंडा के नोट्स क्यों ना हो, जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार हार्डकोर में मेहनत नहीं कर सकता बट कोई भी कुछ ऐसा वीडियोस दे दे मुझे या फिर कुछ घोल के पिला दे कि यार मैं बस कर लूंगा। ठीक है, कोई भी नोट्स हो सकता है, कोई टॉपर की कॉपी हो सकती है, कोई बुकलेट हो सकती है, कोई शॉर्ट नोट्स हो सकता है। मतलब समझ रहे हो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, जिन लोगों को ये लगता है कि 20-30-50-100-200 पन्ने पढ़ के आपकी पॉलिटी हो जाएगी, तो आप अपने मन से या तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने का वहम निकाल दीजिए या ये वहम निकाल दीजिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हार्डकोर मेहनत नहीं कर सकते, पूरी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते पॉलिटी की, तो आपको तैयारी करने का भी कोई हक नहीं है। रीजन भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, सिंपल सी शब्दों में अगर बात की जाए तो। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक साल का जो एग्जाम का जर्नी है उसमें से ऑलरेडी 3 महीने आपके जा चुके हैं, सिर्फ 9 महीने का समय आपका बाकी है। इस 9 महीने के समय को गवाइए मत, क्योंकि बाद में फिर वही होगा, आप अगले साल फिर तैयारी करने बैठेंगे। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट खासकर जिन्होंने ऑलरेडी ये एग्जाम 1-2 बार दिया है और अनफॉर्चुनेटली आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो प्लीज स्टिक टू योर बेसिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे और अच्छे से आपको इनको कवर करना है। ठीक है, नहीं तो इनके बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिपीटर्स और फ्रेशर्स को क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से आपके सोर्सेज जो हैं
उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी भी रिपीटर ने चाहे 2 बार एग्जाम दिया हो, आपने 3 बार एग्जाम दिया हो, ठीक है, अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी है तो प्लीज गो एंड रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रिपीटर्स एज वेल एज द फ्रेशर स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्रेशर स्टूडेंट जितने भी हैं, आप में से उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो अभी फाइनल ईयर में है, जो जस्ट अभी यूनिवर्सिटी पास आउट हुए हैं और अभी से जो है अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, सीपीएफ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, सीडीएस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। पॉलिटी शुरू करने से पहले जो है आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे इंडियन स्टेट्स, उनकी कैपिटल, इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितनी है, कहाँ कहाँ पे जो है आपकी लोकेशन है इनकी, कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेट होता है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर पॉलिटी में स्टेट्स का क्या काम है? पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट्स का। बहुत सारे जगह आपको अलग अलग स्टेट्स के बारे में देखने को मिलेगा। अगर आपको इंडिया का मैप याद होगा, कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो बहुत अच्छे से जो आप रिवीजन भी कर पाओगे और चीजों को समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है, गो थ्रू वन बाय वन फ्रॉम द मैप, राइट। मैप खोलिए, आपका गूगल मैप आप खोल सकते हो, उन सभी कंट्रीज के गो थ्रू एक बार हो जाइए। रीजन बीइंग, इसका क्या बेनिफिट आपको होगा, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि हमने फलानी चीज जो है जापान से ली है, हमने फलानी चीज जो है यूएसए से ली है, हमने ये चीज जो है नीदरलैंड से ली है, हमने ये चीज जो है आपका रशिया से ली है। अगर आपको इन कंट्री का नाम याद नहीं होगा, आपको इन कंट्री की लोकेशन याद नहीं होगा, तो चीजों को मेमोराइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। जिस चीज के बारे में आपने देखा है, विजुअलाइज किया उस चीज को, वो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहती है, ठीक है। तो प्लीज वर्ल्ड का पूरा मैप जो है, कौन सी कंट्री एशिया में आती है, कौन सी यूरोप में आती है, कौन सी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन पूरी कंट्रीज, और एटलीस्ट कंट्री कंट्री भी आप कर लोगे तो भी मोर देन एनफ होगा। कैपिटल का तो मुझे नहीं लगता कि आप याद कर पाओगे, बट स्टिल ठीक है, कुछ तो याद कर ही सकते हो। इंडिया के आसपास की एटलीस्ट याद कर लो, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। जैसे आपकी ये स्टेट्स और कंट्रीज आपकी हो जाए, प्लीज ज्यादा जल्दीबाजी मत करिए। 2-3 दिन का आपका समय लगेगा। एक दिन आपका इंडिया के स्टेट्स और यूटीज और उनके कैपिटल में लगेगा, 2-3 दिन आपका वर्ल्ड में लगेगा, ठीक है। 3-4 दिन के बाद जो है फिर आप डायरेक्ट जा सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के ऊपर। ये फ्रेशर और रिपीटर दोनों के लिए। अब आप कहोगे कि सर जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की क्या जरूरत है? देखिए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो नो डाउट, बट उसका जो बेसिक्स है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो आपकी बुक है वहीं से निकलता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के रिपीटर स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जिनको हार्डकोर जो है लक्ष्मीकांत भी जिन्होंने 5-7 बार पढ़ी होगी, तो आपके लिए ये बुक बेशक आप स्किप कर सकते हो। बट वो स्टूडेंट जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दिया बट अच्छे से पॉलिटी कवर नहीं किए, तो आप जरूर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को जरूर पढ़िए। रीजन मीन, उसमें बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि आपका फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है, सेंटर स्टेट के रिलेशन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें बेसिक बेसिक फैक्ट है आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो मोर देन बेनिफिशियल आपको रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है रामबाण इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये बुक जो है आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो मैं ये कहूंगा कि इसको आप छोड़ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब, ठीक है। ये बुक का नाम है डीडी बसु की एक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके, ऐसी बुक है। मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बुक की जगह अगर आप चैट जीपीटी का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिए हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर सीपीएफ एग्जाम। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। और ये जो है जो आपको मैं चीजें सिखाऊंगा, ये हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल रहेगी कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो चैट जीपीटी के बेसिस पे, और कैसे घंटों का टाइम जो आप सेव कर सकते हो अपना, ठीक है ना। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आपका अलग अलग कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, उसके बाद क्या क्या आपको पढ़ना है, सब चीज़ों के बारे में डीप डाउन जो है रिसर्च करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेशर्स का जैसे मैंने आपको बताया और रिपीटर्स का भी बताया था मैंने कि 11th क्लास की आपकी बुक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। अब यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग चैप्टर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस बुक को पढ़ने के बाद जो है आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो थोड़ी सी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी कि अच्छा, सबसे पहले ही जैसे इसमें आप चैप्टर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है, व्हाई वी स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, देन आपका फाइनली एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। अब बिल्कुल जो फ्रेशर बच्चा होगा अगर उसको मैं 3 कीवर्ड दे दूं
कि आप मुझे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी के बीच में जो है डिफरेंस समझाइए। जुडिशरी का माइट भी वो बता दे कि कोर्ट वगैरह को जुडिशरी बोलते हैं, बट लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो वो बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो इन सब चीजों के बारे में हमें आइडिया नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये 3 पार्ट है आपके गवर्नमेंट के। ठीक है, पूरा इंडिया जो है इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। इन 3 चीजों के ऊपर जो है आपका पूरा भारत चलता है। ठीक है, पहला है आपका पार्लियामेंट, जिसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव खाली, देन आपका है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉज बनाना, यानी कि पूरे कंट्री को किस तरीके से गवर्न करना है, वो काम जो होता है आपका, वो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें हम कि अगर किसी जैसे हम इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, और काफी ऑब्ससिनिटी, वल्गैरिटी वाली पोस्ट वहां पे आती है। ठीक है, अब हमारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये जो है बच्चों के माइंड को खराब कर रही है सब चीजें, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक लॉ लेके आना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है एक लॉ लेके आएगी कि कोई भी बच्चा अगर सड़क पे रील बनाता हुआ मिला तो उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कोई सजा दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो है लॉ बना दिया किसने, ये लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने। ठीक है, अब इस लॉ को जो है बना दिया, अब वो जो है सब पूरे इंडिया को बता दिया कि भाई ये लॉ है। ठीक है, अब उसको जो इंप्लीमेंट कराने का जो काम होता है उस लॉ को, वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी पुलिस होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होंगे, वो सब जो है आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स और अलग स्टेट्स के जितने भी आपके जो है बॉडीज होती है, सबके सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो उस चीज को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि लॉ बनाया कि कोई भी बच्चा अगर सड़क पे रील बनाता हुआ मिला तो उसको हम गिरफ्तार करके सजा देंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये काम जो है पकड़ेगा कौन उस बच्चे को, अब पार्लियामेंट थोड़ी ना जाएगा। पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स बैठे जिन्होंने लॉ बनाया है, वो थोड़ी ना सड़क पे जा जाके बच्चों को पकड़ेंगे। वो काम किसका है, वो एग्जीक्यूटिव का है। अब एग्जीक्यूटिव में जिम्मेवारी किसकी हो सकती है, हो सकता है पुलिस को ये काम दिया हो, होमगार्ड को ये काम दिया या किसी अदर डिपार्टमेंट को दिया हो। ठीक है, तो पुलिस ने इन बच्चों को पकड़ लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चे जो है उनके पेरेंट्स जाएंगे सीधा फिर आपका कोर्ट के अंदर कि सर ऐसे ऐसे हमारे बच्चे रील बना रहे थे, तो कोर्ट के अंदर जाके बोलेंगे कि सर उनको छुड़वाइए ऐसा ऐसा। ठीक है, तो कोर्ट देखेगा कि यार एक्चुअली में जो ये लॉ बनाया है क्या ये सही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या बोल सकता है, जो लेजिस्लेचर को कोर्ट जो है डायरेक्शंस दे सकता है कि आपने जो लॉ बनाया है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली पूरी कंट्री 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। चलिए वापस चलते हैं। उसके बाद आपका आता है फेडरलिज्म। अब ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म क्या होता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी नहीं पता होगा, इवन आपने इतने साल जो प्रिपरेशन कर लिया, अभी भी आप फेडरलिज्म का मतलब नहीं बता पाओगे। इसलिए जो है ये बुक इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट आ जाता है, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। 2 चैप्टर जो है देखने में इनके नाम अजीब से लग रहे हैं, बड़े काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन्होंने भी ये बुक पढ़ी है बहुत वेल एंड गुड है, रिवाइज कर लीजिए, जल्दी हो जाएगी। हार्डली 190-200 पेजेस की बुक है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ के प्लीज जो है जरूर जाइए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जितने भी रिपीटर्स हैं, एटलीस्ट वो वाले स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बार बार मल्टीपल टाइम एग्जाम दे रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे एग्जाम। ठीक है, सी यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर जर्नी। जो भी आप 2 साल में जो लाइफ जी रहे हो, 1 साल 2 साल की जो भी आपकी प्रिपरेशन है, उसमें आपने क्या चीज देखी, क्या महसूस करी, क्या सुनी, क्या आपने कहीं पे देखा, क्या पढ़ा। इट इज ऑल अबाउट दिस थिंग, राइट। तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग फुद्दू फुद्दू से पॉडकास्ट या फिर किसी की मूवी देखना, कोई बिग बॉस देखना, इधर उधर की बकवास चीजें देखने की बजाय आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, एक सीरीज है आपकी यूट्यूब के ऊपर प्रधानमंत्री के नाम से, बहुत ही प्यारी, टोटल 27 वीडियो हैं, रफली अराउंड 50 से 55 मिनट की एक वीडियो रहेगी। जब भी आपको टाइम लगे, ठीक है, मैं कह रहा हूं जब भी, पूरा साल है आपके पास, जब भी आपको टाइम लगे, खाना खाते टाइम, बस में जाते टाइम, ट्रैवल करते टाइम, फ्री टाइम में, जब भी आपको टाइम लगे, प्लीज वॉच दिस सीरीज, यू विल थैंक मी लेटर। ओके, बिकॉज इस सीरीज को देखने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव अपनी कंट्री को देखने का, वो टोटली बदल जाएगा। ये शुरुआत होती है कि हमारा देश 1947 में बनने से लेके कैसे कैसे जो है हमारे अलग अलग जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको कैसे मिलाया गया इंडिया के अंदर। उसके बाद अलग अलग इवेंट हुए, कैसे स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे फिर इमरजेंसी आई, कैसे फिर मंडल कमीशन आया, रिजर्वेशन आया, कैसे 1991 के लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का आपका, कैसे फिर अटल गवर्नमेंट आई, कैसे हमारा कारगिल वॉर हुआ, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हैपेंड बिटवीन 1947 टू 2024 आई थिंक, या 3 जो भी होगा। लेटेस्ट जो है 21वीं शताब्दी तक का जो भी इवेंट इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है, वो सब जो है इसको आपको 27 एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा।
बिलीव मी बहुत ही जेन्युइन, मैंने तो कम से कम 3 से 4 बार ये सीरीज देखी है। इसका एडवांटेज क्या होगा आपको, देखिए डायरेक्टली मे बी ये कुछ आपको हेल्प ना करे, डायरेक्टली हो सकता है कि क्वेश्चन कोई ना आए, बट आएगा, ये मैं 200% कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं इसके बेसिस पे आपको दिखा सकता हूँ आपके एग्जाम में आए हुए, बट उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आप, मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज इसको विश्वास कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज जो हो जाएगी ना, इवेंट्स को क्रोनोलाइज करने में आपको इतना मजा आएगा कि इसकी कोई हद नहीं है, और चीजें याद बहुत अच्छे से आपको रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है प्लीज एक सीरीज जो है जरूर देखिए आप, आपको फ्री टाइम में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आगे बढ़ने से पहले, स्टडी फंडा का अफसर बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। अभी ऑलमोस्ट 4-5 दिन का जो है टाइम आपके पास, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, ये सब चीजें जो है हमने अपने फाउंडेशन बैच के अंदर कवर की हैं। हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 160 नंबर का आउट ऑफ 250 मार्क्स फॉर द सीपीएफ एग्जाम, और इस टारगेट को हम बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। तो कोर्स जो है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। इसमें सब चीजें इंक्लूड रहेंगी आपकी, पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ठीक है। इवन आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हर एक चीज में इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब ये आप देखोगे तो ये सारा का सारा मैंने जो है लक्ष्मीकांत का ही टेबल आपके यहाँ पे लगाई है, ठीक है। रीजन बीइंग, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं डायरेक्टली वहीं से आते हैं। क्वेश्चंस इन द सेंस जो टॉपिक्स आपके हैं सेम ही है। अब इसमें आप बोलोगे कि सर बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर आप चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़ो चाहे डीडी बासु से पढ़ो, चीज सेम ही रहेगी आपकी, ठीक है। कंटेंट अंदर का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट चैप्टर की सीक्वेंस जो है या फिर चैप्टर का जो नाम है वो सेम ही रहेगा। फंडामेंटल राइट है, आप कहीं से पढ़ सकते हो। आप कोई लुशन की बुक से पढ़ सकते हो, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, स्टडी फंडा के नोट से पढ़ सकते हो, डीडी बासु से पढ़ सकते हो, किसी और ऑथर की बुक से पढ़ सकते हो, डजंट मैटर। आपका फंडामेंटल राइट जो है वो कवर होना चाहिए, दिस इज द मेन थिंग, राइट। तो इसमें चैप्टर्स आप देखोगे। अब बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि यार सर बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर ऐसे जो इंपॉर्टेंट है जिनको हम कर ले तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए पॉलिटी के अंदर हर एक जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, पूरी लक्ष्मीकांत की बुक इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए आप एक चीज समझिए, अगर आपको इतने बड़े पद पे जो है कोई बैठा रहा है तो यार उसके लिए मेहनत तो आपसे करवाएंगे, ये चीज आप मान के चलिए। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना वो बहुत छोटी चीज होती है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ज्यादा मेहनत आपको उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बुक का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई आके आपको बोले, इवन मैं भी, ठीक है, प्रवीण सैनी भी आपको आकर बोले कि आप मेरी स्टडी फंडा की पॉलिटी के नोट्स ले लो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि सर आप क्यों लॉन्च करते हो नोट्स। नोट्स हम इसलिए लॉन्च करते हैं, जिन बच्चों ने लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से कई बार पढ़ लिया है, उनको रिवाइज करने के लिए खुद से मेहनत ना करनी पड़े, तो वो नोट्स जो है हम बना के देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न, जो अदर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, प्रोबेबल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, उन बेसिस पे जो है हम अपने नोट्स रेडी करके देते हैं। दैट डजंट मीन कि मैं बोलूं कि कोई भी बच्चा आकर नोट्स को पढ़ लो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके लिए आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है रफली अराउंड, अगर आप देखोगे तो 1000 पेजेस के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। ये पेजेस आपको पढ़ने भी हैं, रिवाइज भी करने हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं बताऊं, जेन्युइनली जो इशू है वो ये है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। काफी बच्चे हैं जो खुद से मेहनत कर लेते हैं, काफी बच्चे जो यूट्यूब की वीडियो से देख लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है फलाना वीडियो देखा, प्लेलिस्ट देखा, काफी सारे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट। आपकी पॉलिटी की पूरी पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है लोगों ने बना के। सो थैंक टू दोज ऑल वीडियो मेकर्स जिन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जेन्युइनली उनकी जेन्युइन हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो आप भी जो है पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत बुक के आप देख सकते हो, सारा का सारा आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से भी करनी पड़ेंगी। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जनरली वो चीजें जो बच्चे छोड़ देते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर इनमें से हैं जो बच्चों को लगता है कि यार इससे थोड़ा ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या होता है, एक और चीज है मार्केट में कि आप प्रीवियस जो है 3-4 साल के ही क्वेश्चन जो एनालाइज करते हो, बट बिलीव मी किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी की एक खास बात है, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सीएपीएफ, सीडीएस, सीएससी, सीआईएसएफ, एनडीए, जियोलॉजिस्ट, ईपीएफओ, ये वो एग्जाम है, इनमें अगर किसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, बिलीव मी दिस थिंग। और ये मैं पूरे आश्वासन के साथ कह रहा हूं, बहुत क्वेश्चन मैंने देखे अपनी जिंदगी में, लास्ट 8 सालों में कम से कम 200 से 250 पेपर के गो थ्रू में हुआ हूं, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलो, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चैप्टर है आपका फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है कि सीएपीएफ का कोई बच्चा होगा रेयरली इसको पढ़ता होगा, सीएससी वाले सब पढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि उनके राइटिंग में भी काम आता है, प्रीलिम्स में भी काम आता है, बट सीएपीएफ में जनरली इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। रीजन बीइंग ये जो है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तक आपका जो है गेम डगमगा जाता है। आपको लगता है कि यार ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टी, इनसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको स्किप नहीं करना है, चीज ध्यान रखनी है। फॉरेन पॉलिसी का अगर मैं आपको एक डेमो दूं,
इतने क्वेश्चन जो हैं ये तो मैं जल्दीबाजी में, मतलब ये मान लो बहुत कम टाइम था मेरे पास, इसलिए मैंने रिसर्च करके सिर्फ यही क्वेश्चन मुझे मिले। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे पंचशील है आपका, ठीक है, इधर भी आपका पंचशील आया हुआ फॉरेन पॉलिसी पे, यहाँ पे भी आप देखोगे पंचशील है, पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, ये सारे के सारे जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपके हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर अंदर एनडीए में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका जियोलॉजिस्ट एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन आपका आई थिंक सीएससी के भी कोई से एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जनरली आप जिसको स्किप करते हो। दैट डजंट मीन कि ये सीडीएस में आया है, सीआईएसएफ में आया है, तो सीएससी में आया है, तो सीपीएफ में नहीं आ सकता। ऑब्वियसली यार कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो इन टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना, जो भी आपकी पूरी बुक के अंदर है वो तो आपको पढ़ना ही है, उसमें से कुछ भी आ जाए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए, मेक श्योर ये करना है आपको। ठीक है, अगेन ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनकी अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि खुद से भी जो है चीजों को किया जा सकता है, नो डाउट। इन पूरे चैप्टर्स की जितने भी ये पूरे चैप्टर्स हैं, व्हाट वी हैव डन इज हमने जो है इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो किसी भी यूपीएससी एग्जाम में आए उनको रेडी किया है। फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट के टोटल 150 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज तक आए हैं। किस किस एग्जाम में आए हैं? सीएससी एग्जाम में, सीएपीएफ के अंदर, सीडीएस के अंदर, ईपीएफओ के अंदर, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, जितने भी एग्जाम है ना यूपीएससी जो कंडक्ट करता है उसमें फंडामेंटल राइट का आज तक जो भी क्वेश्चन आया है वो आपको प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको यूपीएससी ऑल इन वन। इस तरीके से पूरे हर एक चैप्टर के, जैसे आप देखोगे हमारे पास ऑलमोस्ट पार्लियामेंट का अगर मैं बताऊं तो विश्वास नहीं होगा आपको, 230 से 240 क्वेश्चन आज तक टोटल पार्लियामेंट से आए हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं आपके लिए अलग अलग एग्जाम में। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? पार्लियामेंट आप एक बार पढ़ लो, उसके क्वेश्चन लगाओ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके पढ़ने के बाद भी आपसे वो सोल्व नहीं होंगी, वही चीजें ऐसी जो दोबारा अगर कभी रिपीट हुई एग्जाम में तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चॉइस आपकी, ज्यादा वो नहीं कहूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, दैट टू ऑन दिवाली ऑफर। इट विल बी समवेयर अराउंड 900-1000 के आसपास हो जाएगा, तो 90 रुपए के आसपास आपका एक पड़ रहा है महीने का, जो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा है। 3 रुपए पर डे, एक चाय का कप भी अगर आप देखते हो तो 10 रुपए का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे। मतलब आपकी जो पीवाईक्यूज की जो टेंशन है ना ढूंढने की बार बार, और ये सब सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के हर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, डिफेंस का, हर एक सब्जेक्ट का बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए पर मंथ में। ठीक है, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ये तो दोस्तों वो टॉपिक हैं जो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है इसमें। अब मिसलेनियस टॉपिक्स को आप देखोगे तो आपको फील होगा कि यार इन क्वेश्चन को थोड़ा ना कोई करता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन देख के आपको फील होता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस जो है यूपीएससी ने पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको लग रहा होगा कि जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट कि यार लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कभी कोई क्वेश्चन आया होगा? क्या कोई क्वेश्चन पूछा होगा यूपीएससी ने? ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस थिंग। एक रैंडम नंबर जो है डालो कि सीएपीएफ एग्जाम में लास्ट 5 सालों में लैंडमार्क जजमेंट पे कितने क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, 2019 से लेके 2024 तक। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो आपने एक नंबर सोचा होगा कि ऑब्वियसली अब पूरे उसमें टोटल क्वेश्चन ही 40 आए हैं, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि रैंडम सर 10 तो आए ही होंगे यार, 10 कैसे आएंगे? 40-50 चैप्टर हैं तो कैसे आ सकते हैं 10, है ना? बट यू विल सरप्राइज, हर साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 2023 में ये पूछा था, ये 2023 में पूछा था 2 क्वेश्चन बैक टू बैक। उधर इसके बाद 2021 में ये CDS 2 2023, ये CAPFC 2022, ये CPF 2018। ठीक है, एंड दिस इज ओनली फ्रॉम CAPF एग्जाम। अगर आप CDS एग्जाम को देखोगे उसमें भी हर बार आ रहा है, ND एग्जाम में देखोगे उसमें भी हर बार आ रहा है, CISF एग्जाम, EPFO एग्जाम, CSC एग्जाम, सब एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि केसेस इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्टली हो सकता है कि आपके जो जजमेंट आपके दिए हों सुप्रीम कोर्ट वाले, वो बहुत फेमस दिए होंगे। आपके बेसिक स्ट्रक्चर का आई थिंक एक चैप्टर है, उसके अंदर पीछे कुछ जजमेंट दिए हुए हैं, बट ये सारे के सारे जजमेंट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनके लिए आपको क्या करना है? इनके लिए जाना है आपको चैट जीपीटी पे, इसका यूज करके जो है आपको ये टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मिल जाएंगे, या फिर गूगल में जाके भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी थोड़ा आसान कर देता है उस काम को। तो चॉइस आपकी है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, बाय द वे ये सारी चीजें हमने अपने कोर्स के अंदर कंप्लीट कराई है, और हमारा जो पॉलिटी का जो कोर्स है वो 40 से लेके 45 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है, यानी 45 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी जो भी आपने अभी तक चैप्टर जितने भी देखे हैं पीछे, इंक्लूडिंग योर यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल थ्योरी और ये सब हमने 45 घंटे में कराया अपने फाउंडेशन बैच के अंदर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन है, अब उसको आप देखोगे स्पेसिफिकली आपकी पॉलिटी की बुक में यूनाइटेड नेशन नहीं दिया है, बट वहां से भी काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन डाला है मैंने इसमें बाय द वे, ये देखिए, ये क्वेश्चन CAPFC 2023 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है,
अब ये जो क्वेश्चन है आप इसको करंट का भी कह सकते हो, इसको आप पॉलिटी का भी कह सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी काफी सारी हैं, बिम्स्टेक है आपकी, साफ्टा है, उसके बाद आपका सार्क कंट्रीज हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको एक एक दो दो क्वेश्चन ठीक कराएंगे। आप सोचो ओवरऑल जो सारी चीजें आप करोगे ना, 10-15 क्वेश्चन आपके ऐसे ही ठीक होंगे जब आप डिटेल में सब कुछ चीजों को पढ़ के चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है, वापस आते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस का आपका हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल कंसेप्ट। अब ये जो टॉपिक है आपकी, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत की बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, रोक नहीं सकते आप उनको, बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब कहां से करोगे, अगेन चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो। जैसे इसमें देखोगे सीएपी 2019 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सीएपी 2019 का है। अब सोचो 9 क्वेश्चन यूपीएससी टोटल पूछ रहा है, ठीक है। 9 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, बचे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में से भी जिस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, हार्डली आप 3-4 ही आंसर कर पाओगे। तो मतलब हर सब्जेक्ट में अगर ऐसा होगा तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो इन चीजों को जो है सीरियसली लेना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हल्के मत लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इन इंडिया। अब यूपीएससी ने जो है, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ऑफ अदर एग्जाम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके आसपास के एग्जाम होते हैं एक साल में यूपीएससी के, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीएस, ये सब, इनसे बेनिफिट क्या होता है, आपको एक ट्रेंड के बारे में पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश ये करिए, सीएपीएफ का 2021 का एग्जाम हुआ, यहाँ पे इन्होंने जो है केस के बारे में शुरू किया पूछना क्वेश्चन, ठीक है। सेम चीज रिपीट करते हैं ये लोग 2022 के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ सीएपीएफ और सीडीएस के डाले हैं। बिलीव मी, मैं ये बात बोल रहा हूँ पूरी ऑनरशिप के साथ बोल रहा हूँ कि यार ये चीज बिल्कुल सही है। ये सेम क्वेश्चन जो है, सिमिलर क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में भी आए हैं। यानी कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिखे कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऑटोमेटिकली दिस टॉपिक बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके आसपास के जो भी टॉपिक्स हैं आपको सारे के सारे प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। 2022 में इन्होंने पूछा, फिर 2023 में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ दिए यहीं से। ये वाला एग्जाम जो आपका अगस्त में हुआ था, ठीक है, और ये वाला एग्जाम आपका सितंबर में होता है। तो सेम चीज रिपीट होकर यहाँ पे आ रही है। ऑल्दो ये वाले जो नाम होंगे ये अलग होंगे, बट टॉपिक आप देखिए ना, जब आपको किसी भी एग्जाम में टॉपिक पता चल जाए तो यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आपको दे दिया कि आर्टिकल 21 से कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन आई थिंक सीएपी 2022 या 23 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपका किस में, आपका सीडीएस के अंदर और एक एनडीए के अंदर पूछा था, ठीक है। इसका अदर एग्जांपल आप ले सकते हो, कल की वीडियो में जैसे मैंने बारकान का क्वेश्चन बताया था, सीएपीएफएसी 2023 में इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन बारकान का विद सेम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट इन्होंने पूछा एनडीए 124 में, क्योंकि वो एग्जाम 6 महीने बाद हुआ था उसके, ठीक है। तो यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करिए। अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हो कि इसके ऊपर कि कैसे हम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि यार आने वाले टाइम पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, दिस विल वर्क। कि आपके 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 5-7-10 क्वेश्चन का आप आइडिया लगा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे आप देखोगे तो 5-7-10 क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके, जिससे 10 क्वेश्चन अगर आप और बच्चों के मुकाबले ठीक करके आते हो तो आपका स्कोर काफी बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो प्लीज बताइए, मुझे वीडियो भी बना देंगे उसके लिए, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ, ये फर्स्ट इन इंडिया। अब फर्स्ट इन इंडिया का क्या कंसेप्ट चल रहा है कि अभी जो है इन्होंने क्या करना शुरू किया है, और ये चीज आप देखने को मिलेगी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आज ये वीडियो, इसको प्लीज कट आउट कर लेना इसको, या फिर नोट डाउन करके रख लो मेरी इस बात को। अभी जो है इन्होंने लास्ट के 3-4 एग्जाम में अलग अलग पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन था, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन था, इस तरीके से, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स में जो आपका आने वाला सीडीएस एग्जाम है, एनडीए है, सीएपीएफ है, सीएससी है, जियोलॉजिस्ट है, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये बात कर रहा हूं मैं 2025 के यूपीएससी एग्जाम के, चाहे वो एनडीए 125 हो, सीडीएस 125 हो, सीएपीएफ 2025 हो, सीएससी हो, जियोलॉजिस्ट हो, डीएसपी हो, या आपका सीएसएफएसी एलडीसी हो, किसी न किसी एग्जाम में फर्स्ट इन इंडिया के बारे में आपसे 200% यूपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इस चीज को आप फर्दर एनालाइज कर सकते हो जब वो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। मैं ग्रुप में भी जो है ये वाली कटआउट भी डालूंगा और वो क्वेश्चन भी डालूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला, आप जैसे कंसेप्ट न्यूज में है, तो इस तरीके से आप जो है सारे के सारे पढ़ो। रीजन बिंग, अब बोलोगे आपकी सर इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि यार उसको ऐसा नहीं कि दिल में बसा लो, एक रफ आइडिया जो है एक बार पढ़ के आंखों के सामने से निकाल दो, एक बार रिवाइज कर लो। उसका एडवांटेज क्या होता है, रेंडमली 4 नाम जब आते हैं ना जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं, तो उनमें से एक नाम वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ यार इसका नाम मैंने कहीं सुना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतना तो यूपीएससी को भी पता है कि यार
अगर फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में पूछ रहा है यूपीएससी, 4 फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में नाम दे रहा है, तो दे वोंट आस्क कि यार एक फाइनेंस मिनिस्टर दे देता हूं, एक डिफेंस मिनिस्टर दे देता हूं, एक दूसरा। व्हाट दे विल डू इज 4 बैक टू बैक, चारों के चारों फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, बट पहला आपको चूज करना है कि पहला कौन सा है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में रहती है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि यार इतना नॉलेज थोड़ी ना बच्चों को हो गया कि इतना कैसे याद रखेंगे इतने सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाँ, उसके बाद जो रिपीटेशन वाली मैं जो बात कर रहा था, ठीक है, ये देखिए जैसे ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस 1 2018 का है, ये सीडीएस 1 2015 का है, ये आपका सीआईएसएफ एससीएलडीसी 2022 का है। सेम क्वेश्चन दो अलग एग्जाम में और आया है, मुझे एग्जाम के नाम ध्यान नहीं है, मैंने देखा आई थिंक या तो जियोलॉजिस्ट में होगा या आपका एससीआर का एक एग्जाम होता है उसमें होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विशाखा गाइडलाइन के ऊपर है कि ये जो केस है, विशाखा गाइडलाइन केस जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। अब जस्ट एज्यूम करिए फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने केसेस का मान लो एक टेस्ट हमने बनाया, अभी बना नहीं है बाय द वे, बना रहे हैं हम, केसेस का एक टेस्ट बनाया, बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया यूपीएससी ऑल इन वन से। अब वो सीआईएसएफ का एग्जाम देने बैठा है, मान लो ये सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि 2 बार क्वेश्चन अगर बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा तो आने वाले एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन ठीक करके आएगा। हो सकता है इसने बुक से चीज ना पढ़ी हो, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पढ़ के जो है ये क्वेश्चन को ठीक कर सकता है। दैट्स वाई जो है पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपका डाउट आपके मन में हो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो आपकी तैयारी कर रहे हैं। ये जितने भी आपके अलग अलग टेलीग्राम्स में ग्रुप्स हैं उनमें भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि काफी वैल्यूएबल चीज जो है हम इन लेक्चर्स के थ्रू कवर कर रहे हैं, और अगर आप लोग देखोगे नहीं तो फिर क्या फायदा होगा इतनी मेहनत करने का, इन लेक्चर्स को बनाने का, राइट। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज डू ऑल दिस थिंग्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के आपको चाहिए, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।